पाकिस्तानी टीम वैसे ही थोड़ा सा एप्रीहेंसिव नज़र आती है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि टैकी पिच है या बारिश हुई हुई है या स्विंग होने वाली है, तो फ़ौरन से हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये असरअंदाज होगा कल की डिसीजन मेकिंग में? जी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है फास्ट बॉलिंग के, और अगर पिच के अंदर थोड़ा सा भी जूस मौजूद होता है तो पाकिस्तान तो एक ही फास्ट बॉलर से खेल रहा है, और फहीम अशरफ को भी इसलिए वो एक ओवर करा दिया क्योंकि हम कह रहे थे, तो उन्होंने कहा यार चलो एक ओवर तो कराए इसको। तो पाकिस्तान के पास वो कंडीशन को एक्सप्लॉइट करने वाले बॉलर मौजूद नहीं है, और अगर हो गया तो न्यूजीलैंड के पास जरूर मौजूद है। ये आप बात याद रखें। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने ना मैच जब जीतते हैं ना दानिश भाई दूसरी ऑपोजिशन से, तो यू गॉट टू मैच देयर एट्रीब्यूट्स। आपको वहां की चीजें मैच करनी है और फायर पावर भी तो मैच करनी है ना। अब आप देखें तो उनके ओपनर्स देखें और उनकी पावर देखें, और हमारी साइड ज्यादा बना, चलो ठीक है। तीसरा चौथे पे उनके फिलिप्स आते हैं, फिलिप्स। आप बाबर आजम के साथ आज के मैच में भी या अगले मैच में जाना पसंद करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अहमद, ज्यादा नहीं, 185 का स्ट्राइक रेट है फिलिप्स का। जी, तो आप हमने तो यही सुना है कि आपने जो है ना टीम के जो एट्रीब्यूट्स है वो मैच कर रहे थे, मैच फायर टू फायर। अब अगर बाबर आजम को आप दोबारा से चांस देने का सोच रहे हैं विद दिस कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है नंबर 4 के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई टीम के साथ भी कोई सेम बात है, मुल्क के साथ भी कोई सेम बात है। और देखें जहां तक रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको ऊपर ले जाए, उनका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन उनको ये बात याद होनी चाहिए कि वो ऊपर से नीचे आए ही परफॉर्मेंस की वजह से थे। उनसे नंबर 1 पे पोजीशन पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर इसी वजह से हमने कोशिश की कि कोई यंगस्टर एडजस्ट हो जाए और साइन की जगह बनाने की कोशिश की, और साइन को लेके आए इसीलिए क्योंकि बाबर से परफॉर्मेंस। फिर नंबर 3 पे भी उनको मौके दिए गए, उन्होंने आके शुरू के अंदर अच्छा खेला, लेकिन जब उनकी फॉर्म चली गई वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। उसी की वजह से तो लोगों ने कहा कि आप इनको ड्रॉप कर दे, निकाल दे। लेकिन ये मैनेजमेंट जो है उनको नंबर 4 पे लेके गई है श्रीलंका में कि वो कंसोलिडेट करेंगे। अब ना तो वो कंसोलिडेट कर पा रहे हैं, ना ही उस तरह की ऐसी कंडीशंस आ रही हैं। पहले 2 मैचेस के अंदर परफेक्ट बैटिंग पोजीशन थे, आप सिचुएशन थी तो वहां पे स्कोर बनाने थे, लेकिन आपके पास फिलिप जैसा कोई जिसका 180-85 का स्ट्राइक रेट और नंबर 4 पे वो मौजूद नहीं है। अब भारत के खिलाफ इस तरह का मैच था कि उनकी जरूरत थी, जल्दी आउट हुए हुए थे, कि जिसलिए उनको रखा है कि वो लंबा जाए, उन्होंने लात रख के टाइमो टाइम मार दी। अब इस तरह तो आप आगे नहीं जा सकते पाकिस्तान की टीम के साथ कि आपके जो जिसलिए आप लेके गए हुए हैं ना तो उस तरह की कंडीशन मिल रही है और ना ही आपका प्लेयर उस तरह खेल रहा है। तो बेहतर है कि आप उनके साथ भी ज्यादती ना करें और आप मुल्क के साथ भी ज्यादती ना करें। आप जबरदस्ती ना करें कि एक प्लेयर को एडजस्ट करने के चक्करों में या उसके लिए आप पूरी की पूरी अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन जो है वो इस तरह की जो है ना कंट्रोवर्शियल कर दें। सो बराए मेहरबानी ये चीज ने देखनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कि बेहतर है कि आप फखर को ले आए। पहले आप ये कहते थे कि आपके पास बेंच मौजूद नहीं है, लेकिन अभी तो आपके पास बेंच भी मौजूद है, फखर जमान भी मौजूद है, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बॉलिंग करता है, फखर लेफ्टी खेलते भी हैं, फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग करके दिखाई भी हुई है। सो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं फखर जमान के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और आपको नंबर 4 पे उसको खिलाना चाहिए। ओके, अगेन पाकिस्तान के इश्यूज पर हम वक्तन फवक्तन बात करते आए हैं, चेंजेस पर, प्लेइंग 11 पर, क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। आई ब्रिंग यू बैक टू द बैटिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम न्यूजीलैंड, राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि एक तरफ जहां उनके पेसर्स का ये एक खौफ है, ख़ासतौर पे सीमिंग कंडीशंस में या जहां मूव हो रहा है बॉल, वहां उनके बैटर्स जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और जिस पॉजिटिव अंदाज में बैट करते हैं वो वाकई में फ्राइटनिंग है। लेट्स हैव द स्टैट्स फॉर द बैटर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। राशिद भाई, ग्लेन फिलिप्स 119 रन बनाए हैं 185 के स्ट्राइक रेट से। टिम साइफर्ड और फिन एलन ओपन करते हैं इनिंग्स, दोनों ने अच्छे रन बनाए, एक ने 173, एक ने 137, एक 167 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक 177 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। फिर मार्क चैपमैन है, रचन रविंद्रा हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स की हम बात कर ही रहे थे। दैट्स सम सीरियस बैटिंग टैलेंट राशिद लतीफ़ साहब। ऐसे में ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ क्या आप प्रेफर करेंगे कि वो चेस करें, आप जितना भी टारगेट लगा दें?
जी, इसीलिए मैंने कहा था, मैंने जो आपने अभी देख के बताया, मैंने बगैर देख के बता दिया था कि 150 का प्लस स्ट्राइक रेट है इन लोगों राशिद का। भाई आप है ना, मैं थोड़ी हूँ। खैर, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जी जी इस बहस की मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं भी इसमें जो बैटिंग जो लाइनअप आपने बताई है, सबसे सबसे कमाल जो चीज है इनकी पावर प्ले है। पावर प्ले का अगर हम इसको अलग करेंगे ना, उसमें बेस्ट पावर प्ले में बैटिंग जो की गई है वो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने की है। फिन एलन है और चांस भी देते हैं, लेकिन जब चांस अगर नहीं दिया और ये मैच को बिल्कुल 6 ओवर में डिसाइड कर देते हैं, टीम साइफर्ट हो जाए, फिन एलन हो जाए, उसके बाद आने वाले रचिन रविंद्र थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं गेम को, लंबी इनिंग करते हैं, बिल्ड करते हैं इनिंग तो, लेकिन वो भी गुड लेफ्ट हैं जो कि अच्छे स्वीप और रिवर्स स्वीप, बहुत पावरफुल प्लेयर है। स्पिनर्स को छक्के खड़े खड़े मार सकते हैं, वो नहीं रीड करते, वो पाँव रख के पावरफुल प्लेयर है। उनके फोर आर्म बहुत टाइट है, अच्छे हैं, अच्छी स्विंग करते हैं, जिसको हम बात कर रहे थे स्लोगर और पावर हिटर की, ये मिक्स है दोनों का। फिर उसके बाद डैरल मिचेल आते हैं, गेम को आखिर तक फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। चैपमैन है, चैपमैन को देखे हुए हैं अपने लेफ्ट हैंडर, तो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप बहुत बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। उसके बाद सिक्कू भाई ने बात की थी, कोल मैक्चुअन ऐसी नाम है उसका, ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। वो शायद ट्राई करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि बीच में हमारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर हम फखर को खिलाते हैं या साइम अयूब लंबी इनिंग खेलते हैं, तो वो ऑफ स्पिनर को शायद बीच में लेके आएंगे। वो भी अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे खिलाफ भी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं एक आध वनडे में। तो उनकी बैटिंग तो ये नजर आ रही है कि बहुत, अगर मिचेल सेंटनर हैं, अगर अनफिट नहीं है, खेलते हैं, वो भी बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं नीचे डाउन द ऑर्डर आके। तो बैटिंग तो इनकी हो गई। हमने बैटिंग की बात पहले भी यही की थी कि इनकी बैटिंग बहुत सॉलिड है, लेकिन इनका इशू अगर स्विंग नहीं हुई, जो बात कर रहे थे आमिर, स्विंग पे हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। उनकी बॉलिंग थोड़ी सी ऐसी है कि हम उनके खिलाफ चेज कर सकते हैं। सिक्कू भाई आपका क्या तजिया है इनकी बैटिंग लाइनअप पर? बिकॉज आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो मैच हारे हैं उसमें मार्को यानसन ने 4 विकेट्स हासिल की थी। सो अगेन अर्ली ऑन आपके लिए विकेट्स लेना ज़रूरी है। फिर मिड स्टेजेस में महाराज ने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया था, वहाँ आप स्पिन का जाल बिछा के इनको तंग कर सकते हैं। इट्स अबाउट हाउ यू कैन प्ले गेम्स एंड convert the situation in your own favor. वही देखना है। देखें वो जिस तरह भी उनके सीमर की बात हुई है ना, कि उनके सीमर हमें तंग करेंगे, तो हमारे स्पिनर्स के बारे में वो ये सोच रहे होंगे, इसलिए कि उनको पता है कि हमारे एक साइड से तो वो मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा बेचारा भी नया है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो सबसे ज़्यादा हमें सेटबैक हुआ है ना, वो शाहीन की जो फिटनेस है उसका सेटबैक है। अगर वो एक्सपीरियंस एक बॉलर होता है ना, तो लोगों के दिल में थोड़ा सा होता है खौफ कि यार ये एक्सपीरियंस है। तो मिर्ज़ा थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, और फहीम का तो आपको पता है। तो हमारे स्पिनर्स का जो बैट है ना, वो जो प्रेशर डालेंगे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर। तो वो उसके लिहाज से बात करेंगे। मगर मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आगा से कि भाई उस्मान तारिक को बीच में आके शुरू में ओवर, क्या ज़रूरी है कि 10 ओवर के बाद गलत बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। हाँ, ये भी सही करो। सॉरी माइक हसन साहब, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जरा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लें। इंग्लिश में सिक्कू भाई, इंग्लिश में उसको समझ में आना शुरू हो गई है। आई एम श्योर उसको बता दे, माइक विल यू प्लीज चेंज योर स्ट्रेटेजी, ट्राई टू बोल उस्मान तारिक फर्स्ट 2 overs and then in the end not try to hold him the last 18th or the 19th over. Please, this is a request. No mate, we have a plan ready. We're not going to listen to you. If it's a techie, it's a techie